हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वे सभी क्वेश्चंस हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो का चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं कुल? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि कणाद को। ठीक है, महर्षि कणाद को जो होता है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। ठीक है, प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ठीक है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जो किस प्रकार है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में जो होता है बाल विवाह की प्रथा को आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कन्नौज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रकार है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन डी, बोध गया अर्थात गया में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जो किस प्रकार है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन जो था बुद्ध का वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालसी में। कहाँ पर? कालसी में जो है अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्को डिगामा ने। ठीक है, वास्को डिगामा ने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? 1498 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवगिरी में। ठीक है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी किसके दरबार में रहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में रहा था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी महाराज सर्वाधिक प्रभावित थे, तो शिवाजी महाराज सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीजाबाई से। जीजाबाई जो कि इनकी माता थी, इनसे जो है शिवाजी अधिक प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 इनके बीच में हुई थी। तो 1761 का जो है पानीपत का तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 जो किस प्रकार है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से जो है इब्न बतूता आया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के राजस्व काल जो है भू राजस्व सुधारों के लिए जो है टोडरमल उत्तरदायी था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन था? तो टोडरमल जो है भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था अकबर के काल में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर कौन सा अंग्रेज था जिसने भेंट किया था? तो वो था सर टॉमस रो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है तुगलकनामा की रचना किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? वो रहते थे फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय, अर्थात बहादुर शाह जफर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय कहिए या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, यह जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुल रुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गुल रुखी के उपनाम से जो है कविताओं को लिखता था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, एक बार। कितनी बार जो था महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक बार। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बारदौली सत्याग्रह में। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसमें जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसने किया था, उधम सिंह ने किया था। ठीक है, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। तो इस वाक्य को किसने कहा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। तो किसने लिखा है फारसी में जफरनामा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है फारसी में जफरनामा को लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा क्रांति का नेता कौन था, बिरसा मुंडा था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ठीक है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का पूछा जाए तो होती हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का जो था शीर्ष गीत वंदे मातरम था। ठीक है, कौन था, वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इस जो था इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है भारतीयों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। तो बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, BHU के संस्थापक कौन थे, तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो सर थॉमस मुनरो जो है किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं सर थॉमस मुनरो। ठीक है, सर थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो है नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।